Hello students, good morning. Myself Dhananjay Kumar Upadhyay and I am belonging to Mother Shakuntala Public School, Class 4, Patia. After many days, I will make today's video because some problems faces by me on few days ago. So we continue our lesson, our chapter, the French Revolution. So today we starting our next topic. In previous videos we learned about Francis Revolution, causes of Francis Revolution, and France becomes a republic. But today we learn about in this chapter the French Revolution. Our today's topic is France becomes a republic and Jacobin a new government. मीन्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस एक गणतंत्र देश कैसे बना, फ्रांस एक रिपब्लिक देश कैसे बना और जैकोबिन नाम की एक नई जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित हुई थी, ये कैसे स्थापित हुई, इसके बारे में हम क्या करेंगे इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस डे we know about in 1791 France become a republic country। जैसा कि हमने पढ़ चुका है कि 1791 में क्या हुआ, फ्रांस एक गणतंत्र देश तो बन गया। किसकी अध्यक्षता में? जनरल असेंबली की अध्यक्षता में फ्रांस क्या हो गया, एक गणतंत्र देश बन गया। But after the France becomes a republic country, there are lot of problems comes to the front of Louis XVI। Louis XVI के पास बहुत सारी क्या हो गई समस्याएं आनी शुरू हो गई। लुई 16 ने जनरल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में तैयार किया गया था उस पर तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हुआ कि जो लुईस सेकंड थे, लुईस सेकंड ने क्या किया कि अब अपने पड़ोसी देशों के जो राजा थे उन राजाओं के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, चाल चलने की कोशिश की, है ना। जैसे कि देखते हैं फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक इन 1791। फ्रांस जब 1791 में गणतंत्र हो गया, इसके बाद लुईस 16 ने क्या किया कि जो उनके पड़ोसी जो देश थे जैसे ऑस्ट्रिया और प्रसिया, है ना, तो इन देशों के राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, वे ये चाहते थे कि जो यहाँ पे जनरल असेंबली की शासन है उस शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एंड द मेन एम ऑफ द रेवोल्यूशन वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। लेकिन जो जनरल असेंबली के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो यूरोपियन कंट्री में जो क्लैरिकी पर्सन, जो चर्च के फादर या फिर जो हमारी सोसाइटी के सबसे हाई प्रोफाइल पर्सन थे, उन लोगों की जो पावर्स है, जो लिमिटेड पावर्स है, उन पावर्स को खत्म कर दिया जाए। यानी कि जो क्लैरिकी पर्सन या कुलीन वर्ग या फादर ऑफ चर्च के द्वारा जो शासन किया जा रहा था उनकी पावर को पूरी तरीके से खत्म करके फ्रांस से और पूरे यूरोपियन कंट्री से मोनार्ची एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया जाए। ये किसका मानना था? जनरल असेंबली के लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, द नेशनल असेंबली यानी कि नेशनल असेंबली है उन्होंने क्या किया, अप्रैल में वो क्या किए, इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसके पीछे कारण क्या था, क्यों जनरल असेंबली ने प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की बात की? इसके पीछे कारण ये था कि जो प्रसिया और ऑस्ट्रिया थे वो ये नहीं चाहते थे कि फ्रांस की तरह हमारी कंट्री से भी मोनार्ची शासन खत्म हो जाए। इसीलिए
ऑस्ट्रिया और फ्रांस के लोगों ने या वहां के शासकों ने ये निर्णय लिया कि अब फ्रांस और ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, फ्रांस में जाकर के जो जनरल असेंबली के जो रूलर्स हैं या जो उनके सोल्जर्स हैं उन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक वो लोग अटैक कर पाते, यानी कि जब तक ऑस्ट्रिया और रसिया के लोग अटैक कर पाते, तब तक फ्रांस के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के जो लोगों ने उन्होंने क्या किया, एक असेंबली को गैदर किया और उन्होंने वोटिंग किया और वोटिंग के द्वारा अप्रैल 1792 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम लोग ऑस्ट्रिया और रसिया के खिलाफ क्या करेंगे, वॉर करेंगे। यानी कि द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 एंड दे डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट द रसिया एंड ऑस्ट्रिया, है ना। जनरल असेंबली के जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया और रसिया के बीच उन्होंने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। द वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल ऑल ओवर यूरोप। फ्रांस के जो जनरल असेंबली के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि पूरे यूरोपियन कंट्री से क्या हो, जो मोनार्ची शासन है वो शासन खत्म हो जाए और इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1792 में उन्होंने क्या किया, वॉर का डिक्लेयर कर दिया। किसके खिलाफ, रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है। जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध को कई कारणों से देखा जाने लगा। पहला कारण तो ये था कि जो लोग थे वो ये चाहते थे कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, यूरोपियन कंट्री से क्या हो जाए, मोनार्ची शासन खत्म हो जाए। इसके लिए मेनी थाउजेंड ऑफ नंबर्स में वॉलंटियर्स क्या हुए, गैदर्ड हुए और वो क्या करने लगे, पेरिस की तरफ बढ़ने लगे। और उनके मन में, उनके हार्ट में जो उत्साह थी, जो हैप्पी वाली उनकी फीलिंग थी, उसके लिए एक राइटर जिनका नाम है रोजेट डी काइल, रोजेट डी काइल ने एक सॉन्ग लिखा है जिसको मर्सीलेस कहा जाता है। क्या कहता है, मर्सीलेस। रोजेट डी काइल ने अपनी बुक मार्सिले में एक सॉन्ग लिखा है, एक कविता लिखी है जिसको मार्सिले कहा जाता है। और इसी मार्सिले गीत को गाते हुए फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं ये क्या हो गए, पेरिस की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। और आज के प्रेजेंट टाइम में मार्सिले की जो पोएम थी उसी पोएम को मार्सिलेस कहा जाता है और वही फ्रांस की क्या है, नेशनल एंथम है। यानी कि द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इज मार्सिलेस रिटेन बाय रोजेट डी लाइल। रोजेट डी लाइल ने जो मार्सिले लिखा है वही मार्सिलेस जो पोएम है वही आज फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। ये तो पहला पक्ष था। सेकंड इसका जो स्टेज था, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। हम बार बार कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई वॉर होता है, कोई युद्ध होता है तो वहां पे इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आती है क्योंकि युद्ध को लड़ने में बहुत ज्यादा पैसे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में भी क्या था, बहुत सारा युद्ध का खर्च आया। इसके लिए जो मेयर थे वो जब घरों के बाहर चले गए युद्ध लड़ने के लिए तो घरों में रहने वाले जो फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपने घर की और अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे उन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, पुरुषों के साथ इक्वली रूप से उस वॉर में मींस अपने घरों में क्या किया, उन्होंने अपने मेल्स के यानी कि अपने हस्बैंड के गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने घर को और अपने देश को क्या किया, मजबूत बनाने की उन्होंने कोशिश की। इसके बाद जो थर्ड स्टेज था, द लार्ज पॉपुलेशन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ दिस वॉर। जो लार्ज स्केल था फ्रांस का, जो बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन का नंबर था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस वॉर के आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैज गिवन पॉलिटिकल राइट टू ओनली टू बी रिचर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अधिकतर लोग इस वॉर से सहमत इसीलिए नहीं थे, इस वॉर से सेटिस्फाइड इसलिए नहीं थे क्योंकि 1791 में जनरल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में समाज के केवल
government was established on France? The name of government is Jacobin. अब हम बात करते हैं कि जैकोबिन क्या है। फ्रांस में एक जैकोबिन नाम का नया गवर्नमेंट क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो जैकोबिन क्या है? जैकोबिन इज अ पॉलिटिकल क्लब ऑफ पीपल्स which was formed to discuss the government policy। जो जैकोबिन नाम की एक क्लब थी, यानी कि जब इस युद्ध का विरोध होने लगा तो समाज के जो निम्न वर्ग हैं उन निम्न वर्गों ने क्या किया, एक समूह बनाकर सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती थी उस पॉलिसीज पे बैठ के वो डिस्कस करते थे। इसी बीच क्या हुआ, एक जैकोबिन नाम का क्लब बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, है ना। जैकोबिन नाम का एक क्लब बहुत ज्यादा फेमस हुआ। जैकोबिन है क्या चीज? जैकोबिन इज ए टाइप ऑफ क्लब। जैकोबिन एक क्लब था, है ना, इन विच Jacobin club was formed to discuss about the policies of the government। यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है फ्रांस की जनता के लिए, उस जनता की जो भी पॉलिसीज बनाई गई है उन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करने का काम किसका था? जैकोबिन क्लब का था। तो जैकोबिन क्लब एक ऐसी संस्था थी जो सरकार के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज पे क्या करती थी, नीतियों पे क्या करती थी, डिस्कस करती थी। ठीक है, तो जो जैकोबिन क्लब है इसके जो फाउंडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे। ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे वाज द फाउंडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। अब देखिए जो जैकोबिन क्लब है इन्होंने क्या किया, ये लोग सरकार की नीतियों के बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन इनका ये मानना था कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं उन उच्च वर्ग के शासन को क्या कर दिया जाए, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। इसीलिए जैकोबिन क्लब में वैसे ही लोग शामिल किए गए थे जो समाज के क्या है, बिल्कुल निम्न कैटेगरी से आते हो, बहुत ही छोटे कैटेगरी से आते हो, जैसे जूते बनाने वाले, आर्टिस्ट, छोटे छोटे दुकानदार, शॉपकीपर्स, है ना। ये लोग मिलकर के एक संस्था बनाया, मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जैकोबिन क्लब कहा जाता है। और इस क्लब के फाउंडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो जैकोबिन के जो लोग थे, जैकोबिन के जो मेंबर्स थे, क्या करते थे, एक लॉन्ग पैंट पहनते थे। कैसा पैंट? लॉन्ग पैंट पहनते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, एक ब्रीचेस नाम का पैंट यूज करते थे। ब्रीचेस नाम का एक पैंट पहनते थे। ब्रीचेस मींस होता क्या है, ए शॉर्ट पैंट वियर बाय द रिच मैन, है ना। यानी कि ब्रीचेस क्या है, ब्रीचेस एक ऐसा पैंट था जो उस समय के फ्रांस के अमीर व्यक्ति पहनते थे। इसीलिए जो जैकोबिन्स के मेंबर थे उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग पैंट पहना, और ये इस बात का सिंबल था कि हम क्या करना चाहते हैं कि फ्रांस से अमीरों की शासन को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लॉन्ग पैंट पहनना शुरू किया। इसीलिए इनको सी क्लॉथ्स भी कहते हैं, यानी कि जैकोबिन को सेंस क्लॉथ्स भी कहते हैं। क्यों सेंस क्लॉथ्स कहते हैं? क्योंकि ये लोग ब्रीचेस को खत्म करने के लिए या ब्रीचेस के स्थान पे, या हम ये कह सकते हैं कि जो समाज के जो अमीर वर्ग थे उनके शासन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने जो स्टेप उठाया या इन लोगों ने जो लॉन्ग पैंट पहनना शुरू किया उसी को हम लोग कहते हैं सांस क्लॉथ्स, जिसको हम लोग हिंदी में सी क्लॉथ्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, यानी कि जैकोबिन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, रेड कलर की टोपी भी पहनना इन लोगों ने शुरू किया। रेड कलर की जो ये कैप पहनते थे, ये कैप क्या था, एक प्रकार का सिंबलाइज था, एक प्रकार का सिंबल था, ताकि फ्रांस से अमीरों के शासन को खत्म कर दिया जाए। अगर हम अदर हैंड की बात करें तो महिलाओं ने भी बहुत सारे क्लब की स्थापना की ताकि फ्रांस से अमीरों के शासन को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, वे लोग धीरे धीरे फ्रांस के महलों तक पहुंच गए, यानी कि जहां पे राजा रहते थे, लुई 16 रहते थे, वहां पे ये लोग पहुंच गए।
उन्होंने महल को पूरी तरीके से घेर दिया और जो भी वहां के सोल्जर्स थे, जो भी वहां के गेटमैन थे, उनको इन्होंने बंदी बना लिया और राजा को भी उन्होंने बंदी बना लिया। इसी बीच क्या हुआ, 1792 में इलेक्शन कंडक्ट किया गया और उस इलेक्शन में एक नए प्रकार की गवर्नमेंट स्थापित की गई जिसको कॉन्वेंट गवर्नमेंट कहते हैं। कॉन्वेंट गवर्नमेंट मींस क्या होता है, एक प्रकार का धार्मिक इमारत। कॉन्वेंट मींस क्या होता है, एक प्रकार का धार्मिक इमारत, ठीक है। तो 1792 में क्या किया गया, इलेक्शन को कंडक्ट किया गया और इलेक्शन को कंडक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ऐसे लोगों को वोट देने का राइट दिया गया जिसकी एज 21 इयर्स है। और लास्ट में 1792 में क्या हुआ, फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद यहाँ पे समाज के सभी लोगों को जिनकी एज 21 इयर्स हो गई हो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का राइट दे दिया गया। जबकि इसके पहले क्या था, समाज के केवल वैसे व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था जो क्या थे, रिचर फैमिली से बिलोंग्स करते थे, ठीक है। रिपब्लिक यानी कि जब फ्रांस एक रिपब्लिक मींस डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग इज कंडक्टेड बाय टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के लिए जनता पर जो किया गया शासन है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से क्या हुआ कि फ्रांस एक लोकतंत्रात्मक देश बन गया। अब जब फ्रांस के राजा यानी कि लुईस 16 को बंदी बना लिया गया तो फ्रांस की जुडिशरी के द्वारा जो लुईस 16 है उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको क्या किया गया, 21 जनवरी 1793 यानी कि 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुईस 16 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और इस तरह से फ्रांस में मोनार्ची शासन खत्म हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। लुईस 16 को फांसी देने के कुछ दिन के बाद ही उनकी जो वाइफ थी कौन, एने, उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई। और जिस जगह पे लुईस 16 को फांसी दी गई उसको कहा गया, जिस जगह पे उनको फांसी दिया गया था किसको, लुईस 16 को, उस जगह को बोला गया था प्लेस डी ली कॉनकॉर्ड। क्या बोला गया, प्लेस डी ली कॉनकॉर्ड। यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को कहाँ पे, प्लेस डी ली कॉनकॉर्ड, प्लेस डी ली कॉनकॉर्ड में लुईस 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया है। और इस तरह से फ्रांस क्या हो गया, एक राष्ट्रतंत्रात्मक शासन से एक जनतांत्रिक या एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट की सरकार है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द रीजन ऑफ टेरर। द रीजन ऑफ टेरर मींस आतंक राज। तो आज के लिए